दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिलवाल। तो आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मतदान खत्म हो गया और मतदान खत्म होने के बाद सबकी जुबान में यही सवाल होता है कि मतदान कैसा रहा, मतलब कि किस ओर हवा बही और क्या वाकई में जिसकी दावे हो रहे थे उसकी सरकार आ रही है या जिसके दावे हो रहे थे उसकी सरकार जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में विश्लेषण के लिए मेरे साथ मेरे पूर्व सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल जुड़ गए। आदेश जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए, एमपी छत्तीसगढ़ अब निपट गए, मतदान हो चुका है, आपके हिसाब से कैसा रहा चुनाव और अब आप आगे क्या होता देख रहे हैं? आज का दिन पूरे आपके पास जो खबरें आएंगी उसके हिसाब से। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल दिखाई दे रही थी वो राजस्थान में थी। और जब इन चुनाव की शुरुआत हुई थी तो राहुल गांधी ने इस बात का कहा भी था कि राजस्थान में अभी हम थोड़ा टफ कंपटीशन है, लेकिन बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। और कांग्रेस के जो इंटरनल सर्वेज हैं उसमें भी इस बात का जिक्र आया था कि छत्तीसगढ़ में वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले से सीटें कम होंगी। देखिए, जिस तरीके से 71 सीट्स आई थी पिछली बार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, उतनी सीटें इस बार थोड़ा मुश्किल लग रही थी। लेकिन गिर के कहाँ तक आएंगी, उसमें हुआ क्या कि भूपेश बघेल ने 22 विधायकों की टिकट काटी जो सिटिंग एमएलए थे, और उसका एक क्राइटेरिया सेट किया। वो क्राइटेरिया क्या था कि वो हर महीने सभी एमएलए के सर्वे करवाते थे और सर्वे की रिपोर्ट एमएलए के साथ शेयर करते थे। और कहते देखिए, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सच्चाई है और आप यहाँ पे खड़े हैं, और अगर आपने अपनी सीट को नहीं संभाला या शिकायतें कम नहीं हुई या आपका जो गुडविल है वो डेवलप नहीं हुआ, वो नहीं बढ़ा, तो हमें आपकी टिकट काटनी पड़ेगी। तो यही कारण था कि जब 22 एमएलए के टिकट कटे तो कुछ ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हर महीने की सर्वे रिपोर्ट थी वो उनको जाती थी और उनको पहले से ही इतला कर दिया गया था कि ये चेतावनी ही है आपके लिए। तो हालांकि उसके बावजूद भी कुछ विधायकों ने, 1-2 विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ। तो ये तो लाजमी राजनीति में होता है। लेकिन सीटें घट रही हैं, ये सही है, लेकिन वो 10 से 12 घटेंगी, 12 से 15 घटेंगी, या आप 50-55 पे आ जाओगे। अगर थिन मेजोरिटी आती है तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए कि वो कैसे अपनी सरकार 5 साल के लिए बचाएगी। क्योंकि आपने देखा मध्य प्रदेश में पिछली बार क्या हुआ था, 1.5 साल सरकार चल पाई और उसके बाद क्योंकि मेजोरिटी बहुत थिन थी इसलिए सरकार गिर गई। तो हालांकि जो इंटरनल सर्वे है कांग्रेस पार्टी का वो ये है कि वो 60 से 62 के आसपास रहने वाले हैं, यानी करीब 10 से 12 सीटें कम होने वाली हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हालांकि शुरुआत में कांग्रेस ने काफ़ी गलतियां की। कमलनाथ के सर पूरा प्रचार था, क्योंकि वो पीसीसी प्रेसिडेंट है और वही अनडिस्प्यूटेड चेहरा है मुख्यमंत्री का, पिछली बार रह चुके हैं, सरकार गिर गई थी, उसके बावजूद भी अब की बार भी उन्हें मौका दिया गया है। और स्टार्टिंग में थोड़ा कम ध्यान दिया प्रचार प्रसार के ऊपर, तो ये रिपोर्ट दिल्ली आई, तो फिर दिल्ली से राहुल गांधी की तरफ से एक मैसेज गया जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सीएलपी के नेता गोविंद सिंह, महासचिव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कोनुगोलू, इन सबको दिल्ली बुलाया गया, एक बैठक हुई और उसके बाद चीज़ों को ठीक किया गया। खड़गे साहब भी इस बैठक में थे। खड़गे साहब ने खुद ये बात बोली कि हमारा सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं था, उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। तो दरअसल मध्य प्रदेश में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी की है उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, यानी जनता। अच्छा आदेश जी, 60% के आसपास अभी जो रिसेंट मतदान हुआ है, अभी पूरा खत्म होगा तो पूरा आएगा, 60% प्लस लगा लीजिए, तो ये मतदान जो परसेंटेज है इस हिसाब से आप उसको सही मानते हैं बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की स्थिति में, या फिर कांग्रेस के लिए सही मानते हैं? नहीं, देखिए, अभी जब ये डाटा आएगा पूरा तो ये आप देखिए 65 के पार जाएगा। और अच्छा। छत्तीसगढ़ में उल्टा है, वहाँ पिछली बार के मुकाबले से 5-6% कम वोटिंग हो रही है, यानी 78% छत्तीसगढ़ में आया है आज का, और फर्स्ट फेज में था 55.31%। जी, तो कई बार ये होता है कि जब जनता ज्यादा परसेंटेज में वोट करती है तो वो सरकार के खिलाफ जाता है। लेकिन जब तो एमपी में आप ऐसा होते देख रहे हैं? एमपी में ज्यादा संभावना है इस बात की कि जनता जो है ज्यादा परसेंटेज वोट करेगी और इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है। और दूसरा जो बीजेपी का एक जो नेगेटिव पॉइंट रहा वो ये रहा कि जो सिंधिया के साथ जितने एमएलए आए थे जिन्होंने सरकार बनाई शिवराज सिंह चौहान की चौथी बार, वो उन क्षेत्रों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या नेता थे वो अपने अपने घर बैठ गए, उन्होंने साथ नहीं दिया। दूसरा, ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ सिंधिया गढ़ माना जाता था वहां पे भी बीजेपी को भारी नुकसान देखना पड़ रहा है। तो कुल मिला के जनता ने ज्यादा वोट दिया कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस के इतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था कि वो वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करे। हालांकि सीट का नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे कहते हैं कि 130 प्लस के आसपास इनकी सीटें रहने वाली हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि सत्ता विरोधी वोट पड़ा है एमपी में।
सत्ता विरोधी लहर ही सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई दी बीजेपी की। ठीक है, लेकिन आदेश जी, प्रियंका गांधी कितना बड़ा फैक्टर थी? प्रियंका गांधी का सिंधिया का नाम लेके पहली बार ये कहना कि कद छोटा रह गया, अहंकार तो इतना बड़ा, तो ये फिर सिंधिया का भी उस पर पलटवार करना, फिर ये लगातार खबरें आना सारे ओपिनियन पोल्स में कि सिंधिया का गढ़ बीजेपी के लिए सबसे टेढ़ी खीर बन गया है। तो ये प्रियंका का लगातार, प्रियंका गांधी जिस तरह से घूम घूम के एमपी में प्रचार कर रही थी, पीएम मोदी पर व्यंग कसाम होने की, तेरे नाम एक फिल्म थी, मेरे नाम एक फिल्म बना ले पीएम मोदी पर, तो ये क्या एक बड़ा फैक्टर बन के उभरेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। राहुल गांधी कभी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करते, उनका ये स्टाइल नहीं है। वो जनरल बात करते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं, किसानों की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे। प्रियंका गांधी का ये स्टाइल है, वो मुस्कुराते हुए व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर देती हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में भी प्रियंका गांधी का यही भाषण था कि प्रधानमंत्री, ऐसे पीएम मैंने पहली बार देखे हैं कि जो हमेशा रोते रहते हैं। हमारे ऊपर तो हमारे परिवार के ऊपर तो एक किताब लिखी जा सकती है गालियों के ऊपर, हम कभी नहीं रोते, वो सत्ता में फिर भी रोते हैं। वही स्टाइल को इन्होंने डेवलप करके अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है। और खासतौर पर जब वो ग्वालियर इलाके में थी तब उन्होंने सिंधिया पे अटैक किया, क्योंकि सिंधिया भी बार बार गांधी परिवार को लेकर अटैक कर रहे थे, और जब जैसे ही प्रियंका गांधी को मौका मिला उन्होंने पलटवार कर दिया। हालांकि जब सिंधिया ने उसका जवाब दिया, वो उन्होंने दिया ट्वीट के जरिए, उसमें उन्होंने भाषण नहीं दिया। तो वो उस पर भी उनकी ट्रोलिंग हुई ट्विटर के ऊपर कि आप ये क्या बात बोल रहे हैं, आपके पूर्वजों का क्या योगदान था, ये सब जानते हैं। वो जो ट्विटर पे होता है, आपको पता है जनरली क्या होता है वो। तो प्रियंका गांधी जो है वो कोई मौका चूकती नहीं है, वो जानती है कि उनको कहाँ पे जाके क्या बोलना है, और बचती नहीं है व्यक्तिगत टिप्पणी करने में, क्योंकि वो जानती हैं कि सिंधिया अगर उनके 22 विधायक लेके नहीं गए होते तो 5 साल सरकार चलती, और सिंधिया के कारण ही सरकार गिरी है। अब दूसरी बात ये थी इसमें कुमकुम की, जब इस बात का जिक्र हुआ था कि सिंधिया को भी चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी, तो उसमें बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और बीजेपी के पास वहाँ बड़े नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सिंधिया, एक लंबी लिस्ट है। और सिंधिया के जाने से जहां उनके विधायक उन इलाकों में और उनके अपने इलाके में एक बड़ा विरोध भाजपा के अंदर है स्टेट लीडरशिप में, और बीच में और हालांकि पीएम उनको काफी लाइक करते हैं मोदी जी सिंधिया जी को, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आई कि इनके कार्यकर्ताओं ने अभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। और जैसा कि आज मैं किसी से बात कर रहा था ग्वालियर में, तो बता रहे थे कि ज्यादा नुकसान जो बीजेपी का होगा वो इसी इलाके से होगा जहां से सिंधिया जी की बेल्ट है। तो ये तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो एक आकलन है या एनालिसिस है या जो बात हुई है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर सिंधिया जी चुनाव लड़ गए होते तो ये इनके लिए काफी हानिकारक होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के और भाजपा के, वो सब मिल जाते अगर सिंधिया विधानसभा चुनाव में होते तो। जी आदि जी, ये नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो कथित 2 वीडियोस वायरल हुए ठीक चुनाव से पहले, उसके बाद वो मीडिया से भागे भी, फिर उन्होंने ट्वीट करके सफाई दी, जांच की बात कही, खुद की सरकार है केंद्र में भी राज्य में, फिर भी वो जांच की बात कर रहे हैं। क्या ये वोट डालते वक्त जनता के लिए एक फैक्टर होता है, या खाली हम लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए बस एक खबर होती है? देखिए, आजकल ये बात सही है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन ग्रामीण सीटों पे कितना होता है ये देखने वाली बात है। और मेरे में भी एक जिज्ञासा थी कि मैं जानूं कि इस वीडियो के पीछे क्या है, ये कहाँ से हो रहा है, कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, इसको कौन कर रहा है। तो पता लगा कि उनको तो अपने ही जो लोग थे वही मार रहे थे। तो ये भाजपा के ही एक नेता के वो साथी हैं पुराने, जिनका वो वीडियो आया था, और ये भाजपा की अंदर की इंटरनल फाइट थी जो बाहर आई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बीजेपी की दिल्ली से लेके और भोपाल तक की लड़ाई थी, इसका कोई ज्यादा असर जनता पे नहीं पड़ता है, मतलब जनता के बीच में नहीं होता, ये सिर्फ मीडिया की सुर्खियों के लिए रहता है कि टीवी पे चला, ट्वीट हुआ, लोकल अखबारों ने छापा या दिखाया, तो इसका कोई ज्यादा असर वोटों पे नहीं पड़ता। क्योंकि अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ हो रही हो, आप अगर वही व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी के होते, उनके क्षेत्र के होते, तो शायद मुझे लगता है कि बड़ी समस्या थी। अब क्योंकि वो व्यक्ति बाहर विदेश में बैठ के उनका वीडियो सामने आया, या जो उनकी जो बातचीत थी वो उनका अपना वीडियो था, 2 वीडियो सामने आए, तो उसमें किसी क्षेत्र के आदमी का अगर हार्म हुआ होता तो ज्यादा नुकसान होता। अब मुझे ऐसा लगता है कि और ये इतनी बड़ी बात थी जिसमें पता नहीं कितने 100 करोड़ की बात हो रही थी, उससे कोई मतलब पब्लिक का नहीं रहता है। ये पार्टी की इंटरनल फाइट थी। ठीक है, आखिर में मैं आपसे आपका एग्जिट पोल लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे, क्योंकि मैं खुद भी एमपी कवर करने गई थी और मैंने ये चीज एमपी में नोटिस की, आप एमपी के भोपाल, इंदौर के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे, मोदी जी की बड़ा सा कटआउट लगा, नीचे भीड़ है,
जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, सिंधिया भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, सारे जो बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को साइडलाइन करने के चक्कर में पिछले 5 साल में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बीजेपी नहीं दे पाई। ठीक उससे उलट कांग्रेस आलाकमान की एक बिल्कुल अलग तरह की रणनीति शायद पंजाब से सबक लेते हुए एमपी और छत्तीसगढ़ में देखी हमने कि जो शत्रप थे, चाहे वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की एकता हो या वो छत्तीसगढ़ में फ्री हैंड देना हो भूपेश बघेल को, तो वो कांग्रेस करती दिखाई दी। कि तो ये दोनों आलाकमानों में ये फर्क आपने नोटिस किया? और क्या आपको लगता है कि वोटिंग के दिन तक दर्शक जो वोटर है उसके दिमाग में बात होती है? क्योंकि हमारे यहाँ अब इलेक्शंस चेहरे पर होने लगे हैं, सीएम कौन, पीएम कौन, लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि कमलनाथ का जो चेहरा है वो अनडिस्प्यूटेड है, वो सीएम बनेंगे। ये बात खुद दिग्विजय सिंह भी बोल चुके हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी ये नहीं कहा लीडरशिप ने कि हमारे अगले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। उसमें कारण ये था कि जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने 4 लोगों को एक साथ दिखाया। उनके यूट्यूब की स्टोरी हो, जब किसानों से मिले, या उनके ट्वीट्स हो या उनका भाषण हो, उसमें टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, भक्तचरण दास, माफ कीजिएगा, चरण दास महंत और तामरदास साहू, ये चारों लोग एक साथ दिखाई दिए। और बार बार भूपेश बघेल की तरफ से एक बात आई, और मैंने इस पर लिखा भी था कि अगर इनको घोषित कर दिया जाएगा तो इससे एक वोटों परसेंटेज बढ़ेगा पार्टी का। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने ये मैसेज दिया कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, और ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का फैसला था कि नहीं, हमें उनको जो प्रॉमिस हमने किया था वो हम पूरा करेंगे। तो कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव राजस्थान में हो रहा है। कल ही राहुल गांधी गए थे राजस्थान, वो उनकी पहली रैली थी, और उन्होंने मीडिया से बात भी करी, बड़े मीडिया से बात भी करी, और पहली रैली में ही उन्होंने जो हाथ खड़े किए, वो दोनों हाथ खड़े किए, एक तरफ अशोक गहलोत, एक तरफ सचिन पायलट, और बीच में खुद खड़े हुए थे। तो वो एक मैसेज देने की कोशिश की। हाँ, ये बात सही है कि कमलनाथ ही एक ऐसा चेहरा है जो डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर, हालांकि डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन वो डिक्लेयर्ड है। वो अब जब फील्ड में भी जब मैं उतर रही थी तो शिवराज की जगह कौन, तो लोग जिनको बीजेपी को वोट नहीं देना है वो कमलनाथ का नाम बट ऑब्वियस लेते थे, वो कांग्रेस नहीं लेते थे। अब फाइनल सवाल आप बताइए, आदेश रावल का एग्जिट पोल क्या कहता है एमपी छत्तीसगढ़ को लेकर? देखिए, दोनों ही राज्यों में मैं आपको देता हूँ 5 राज्यों का। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त है, राजस्थान में बीजेपी को बढ़त है, तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। कांग्रेस वहां बहुत नीचे थी और उसने बहुत इंप्रूव करके वो बराबर में आके खड़े हो गए। बीजेपी और ओवैसी साहब ये सब मिल के चाहते हैं कि बीआरएस वहां आ जाए, और ये अपना वोट ट्रांसफर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा अपना एग्जिट पोल है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदेश जी, आप जुड़े हमारे साथ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चुनाव, आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। एनी टाइम कुमकुम, थैंक यू।